नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज से हम आजीविका को स्टार्ट करने वाले हैं। एडीए 2025 को टारगेट हम जो है यूट्यूब फ्री क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें इससे पहले हम जो है ग्रामीण विकास को कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम आजीविका को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, आजीविका जो है टोटल कितने 6 चैप्टर में डिवाइड है। 6 चैप्टर हमें पढ़ना है आजीविका के अंतर्गत, जिसमें से जो पहला चैप्टर है अर्थात जो पहला यूनिट है वो क्या दिया गया है, भारतीय कृषि और भारतीय कृषि का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है उनका भूमिका दिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय कृषि की भूमिका और भारतीय कृषि को दिया गया है पहला चैप्टर में। उसके अंतर्गत जो है आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे भारतीय कृषि के संबंध में सामान्य परिचय देखेंगे, भारतीय कृषि का योगदान क्या है भी, और उसके बाद जो है फसलों के प्रकार देखेंगे। ठीक, तो भारत में जो फसलों के प्रकार जो फसल उत्पादन किए जाते हैं वो अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है प्रकारों में, तो उन सबको जो है यहाँ डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और साथ ही जो अपडेटेड डाटा के साथ जो नए अभी इकोनॉमिक सर्वे आया हुआ है 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे, उसके अकॉर्डिंग जो शीर्ष राज्य हैं फसल उत्पादन में शीर्ष राज्य हैं उनकी सूची को भी हम जो है इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही इस वीडियो का जो पीडीएफ है, अगर आप इस पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम सबको पता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया भी गया है। ज्ञान मीमांसा टेलीग्राम चैनल है, ठीक, वहां आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है आपको वहां उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक, चलिए तो पहला चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर दिया गया है भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ सामान्य परिचय दिया गया है, उसके बाद जो है इसकी विशेषता दिया गया है भारतीय कृषि की। तो देखिए, भारतीय कृषि की अगर सामान्य परिचय देखें हम, तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तथा रोजगार एवं आजीविका सृजन में इसका सबसे अधिक योगदान होता है। ठीक, तो देखिए इसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि को जो है रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जब भारत स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, जब 1947 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो है भारत अस्तित्व में आता है, तब उस समय जो है कृषि सबसे अधिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है कृषि क्षेत्र का ही था। ठीक, हालांकि जो है अभी वर्तमान में जो है सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों ने जो है उनसे वृद्धि कर लिया है, परंतु जो प्रारंभ की स्थिति था उसमें जो है कृषि क्षेत्र के योगदान सबसे महत्वपूर्ण था। इस कारण इसे जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। और देखिए, यह भी कहा गया है ये जो है सबसे इस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार और आजीविका सृजन किया जाता है। तो सबसे अधिक रोजगार और सबसे अधिक जो है आजीविका देने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, कृषि क्षेत्र है। ठीक, चलिए उसके बाद दूसरे पॉइंट को देखिए, यह भारत का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है। तो यह भारत का सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र भी माना जाता है कृषि क्षेत्र को। ठीक, असंगठित क्षेत्र होता है 1950-51 में। देखिए, जब 1950-51 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान जो है 51% था। तो 1950-51 में जो है इसका योगदान कृषि क्षेत्र का कितना था, 51% था। और वही आप देखिए यहाँ जो डाटा दिया गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 का दिया गया है। तो आप एक बार 23-24 का भी देख लीजिए, उसके बाद हम 24-25 की भी बात करेंगे। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत जो है जीडीपी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी अर्थात योगदान जो है 17.7% रहा है 2023-24 में। ठीक, जबकि कृषि क्षेत्र की जो वृद्धि है वो कितना रहा है, 4.2% रहा है। 4.2% ये कृषि क्षेत्र की वृद्धि है। ठीक, तो ये 2023-24 का डाटा है। हालांकि अभी जो है 2024-25 का भी डाटा आ चुका है, 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का, उसके आधार पर जो है कृषि क्षेत्र की भागीदारी, अब याद रखेंगे, लगभग 16% जो है कृषि क्षेत्र की भागीदारी है। और वही जो है इस कृषि क्षेत्र में जो वृद्धि दर्ज किया गया है वह जो है इस वर्ष किया गया 2024-25 में कितना, 3.5% जो है इसका वृद्धि दर्ज किया गया है। ठीक, तो इसे आप याद रखेंगे, दोनों डाटा को, 16% इसकी भागीदारी है और 3.5% जो है इसकी वृद्धि दर है। चलिए अब आगे देखिए, भारत के 56% जनसंख्या कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में संलग्न है। तो देखिए कितने जनसंख्या पूछा जाए भारत के, तो 56% जनसंख्या जो है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में संलग्न है। वही छत्तीसगढ़ में कितना है, 70%, लगभग 70% जो है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में संलग्न है। चलिए अब यहाँ देखिए, भारतीय कृषि की विशेषता दिया गया है, कुछ विशेषताएं हैं, यहाँ से भी प्रश्न स्टेटमेंट में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। भारतीय कृषि की विशेषता में सबसे पहला है, महात्मा गांधी के अनुसार कृषि भारत की आत्मा है। तो महात्मा गांधी जी ने जो है कृषि को भारत की आत्मा कहा है। तो ये भी तथ्य पूछे जा सकते हैं, इसे जो है कृषि को भारत की आत्मा किनके द्वारा कहा गया है। ये प्रश्न पूछा भी गया था 2019 के पटवारी परीक्षा में। ठीक, जिसमें पूछा गया था कृषि भारत की आत्मा किनके द्वारा कहा गया है, तो महात्मा गांधी जी द्वारा जो है कृषि को भारत की आत्मा कहा गया है। दुर्लभ भूमि एवं श्रम अतिरिक्त अर्थव्यवस्था भारतीय कृषि की विशिष्ट विशेषता है। दुर्लभ भूमि में और श्रम अतिरिक्त अर्थव्यवस्था भी इसकी विशिष्ट
विशेषता है। कृषि से संबंध क्षेत्र में, तो देखिए कृषि संबंध क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, तो कृषि और संबंध क्षेत्र के अंतर्गत जो है कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन ये सभी जो है आते हैं, परंतु जो है खनन एवं उत्खनन ये जो है इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो कृषि क्षेत्र में खनन और उत्खनन को शामिल नहीं किया जाता है। और देखिए अगर प्राथमिक क्षेत्र लिया जाता है तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है खनन उत्खनन शामिल होता है। तो यही अंतर रहता है कृषि क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र। कृषि और संबंध क्षेत्र पूछा जाए तो उसमें सिर्फ कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन ये सभी आएंगे, और वही जो है खनन और उत्खनन को इसमें ऐड कर दिया जाए, किसी के साथ खनन उत्खनन को ऐड कर दिया जाए तब ये क्या कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। चलिए अब यहां से देखिए अगला क्या है, यह निर्धनता उन्मूलन, रोजगार सृजन, गुणित प्रभाव के साथ समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह श्रम, आय, रोजगार सृजन इत्यादि के रूप में अतिरिक्त गतिविधि को प्रेरित करता है। तो यह भी एक विशेषता है, इसके द्वारा निर्धनता उन्मूलन होता है, रोजगार का सृजन किया जाता है, गुणित प्रभाव दिया जाता है, अर्थात कुल मिला के कह सकते हैं इसके यहाँ जो है समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र। देखिए यह क्रय शक्ति को बढ़ाता है, तो क्रय शक्ति को बढ़ाता है जो आगे समग्र मार्ग में वृद्धि करता है। तो भारत की क्रय शक्ति को बढ़ाने का कार्य भी जो है कृषि क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है। देखिए इसके अंतर्गत देखिए विदेशी मुद्रा भंडारण में भी जिसका इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके माध्यम से देखिए कृषि क्षेत्र के अंतर्गत चाय, चीनी, चावल ये सभी आ जाते हैं। चाय, चीनी, चावल इत्यादि जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात के माध्यम से भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सहायता प्राप्त हो रहा है। तो देखिए चाय, चीनी, चावल इन सभी जो कृषि उत्पाद है उनका निर्यात किया जा रहा है दूसरे देशों में, तो इससे क्या हो रहा है, भारत की विदेशी मुद्रा में भी बढ़ोतरी हो रहा है। तो इसमें भी क्या कृषि क्षेत्र की विशेषता देखने को मिलता है। ठीक, तो यहां तक के ये महत्वपूर्ण विशेषता है, इन्हें याद रखेंगे। बाकी जो और कुछ कुछ विशेषता होते हैं वो सब आपको पता ही होगा। ठीक, अब चलिए अब आगे देखिए, यहां हम पढ़ेंगे मुख्य इस वीडियो का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है फसल। तो फसल के अंतर्गत हम देखेंगे फसलों का वर्गीकरण, कितने प्रकार की फसल होते हैं, किन प्रकार की फसलों में कौन से फसल को जो है रखा जाता है, उन सबको जो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए प्रमुख फसलों को जो है वर्गीकृत करके दिया गया है, फसल को कौन कौन से फसल किस में आते हैं। तो सबसे पहले देखिए खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल के अंतर्गत कौन कौन होते हैं, एक अनाज हो गया, दूसरा दलहन। तो खाद्यान्न में अनाज खाद्यान्न में कौन कौन आएंगे, चावल हो गया, गेहूं, मोटे अनाज पोषक तत्व, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, छोटे बाजरा ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, अनाज के अंतर्गत आते हैं, वो भी खाद्यान्न अनाज के अंतर्गत। वही खाद्यान्न दलहन के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तूर हो गया, उड़द, मूंग, चना, मसूर और अन्य दलहन। तो सभी दलहन जो है इसके अंतर्गत आएंगे, तूर, उड़द, मूंग, चना, मसूर ये सब मुख्य जो है दलहन फसल है। उसके बाद देखिए गन्ना एक अलग ही है, ये वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत रखा जाता है गन्ना को, तो गन्ना को भी याद रखेंगे। उसके बाद जूट और मेस्टा ये भी वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत ही रखा जाता है, जूट और मेस्टा। कपास भी वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, तो ये कपास, जूट और मेस्टा, गन्ना। आगे हम जो है प्रकार को देखेंगे फसलों के, यहाँ जो है सिर्फ नाम दिए गए हैं। वही देखिए यहाँ तिलहन फसल दिया गया है। तिलहन फसल कौन कौन से होते हैं, जिससे तेल निकाला जाता है। दलहन फसल जिससे दाल प्राप्त होता है वो दलहन फसल होता है, दाल प्राप्त होता है। और तिलहन फसल जिससे तेल निकाला जाता है। तो कौन कौन से फसल से निकाला जाता है, मूंगफली हो गया, रेपसीड, सरसों, तिल, लाइन बीज, अरंडी बीज, कुसुम, सूरजमुखी, सोयाबीन इन सभी से जो है तेल निकाला जाता है। इस प्रकार यह जो है तिलहन फसल के अंतर्गत आएंगे। और रोपण फसल देखिए, जिन्हें जो है पौधों की तरह जो है रोपण करके लगाया जाता है, पौधों की भांति लगाया जाता है जिन्हें, उसे कहा जाता है रोपण फसल। तो इसके अंतर्गत चाय हो गया, कॉफी, रबर, आलू ये सब पौधों की तरह प्रयोग किया जाता है, तो रोप के लगाया जाता है। तो चाय, कॉफी, रबर, आलू ये सभी किसमें, रोपण फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है कुछ टर्म दिए गए हैं, एक कृषि और फसल से संबंधित जो है कुछ टर्म दिए गए हैं, शब्दावलियों को दिया गया है, उनको परिभाषा को देखिए तो समझते हैं क्या क्या उनकी परिभाषा हो सकते हैं। तो देखिए मोनोकल्चर सबसे पहले दिया गया है, मोनोकल्चर इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, एकल कृषि। मोनोकल्चर को एकल कृषि कहा जाता है। ठीक, तो देखिए मोनोकल्चर होता क्या है, तो ये मोनोकल्चर और नीचे दिया गया है मोनोक्रॉपिंग। आप ये दोनों आपको सेम लगेंगे, परंतु दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए मोनोकल्चर एक पद्धति होता है, कृषि का एक पद्धति है जिसमें किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबार खेती मोनोकल्चर कहलाती है। तो यह एक कृषि की पद्धति है जिसके अंतर्गत किसी एक निश्चित भूमि है उसमें बार बार एक ही फसल की खेती किया जाता है, तो वह जो है मोनोकल्चर कहलाता है। इसमें देखिए जैसे उदाहरण दिया गया है राइस, तो एक वर्ष में जो है 3 बार हम लोग जो खेती कर रहे हैं उसमें हर बार जो है चावल की ही खेती कर रहे हैं। तो चावल की खेती लगातार तीनों मौसम में किया जा रहा है, रबी, खरीफ और जायद तीनों में जो है चावल की खेती किया जा रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, मोनोकल्चर कहलाएगा। ठीक, एक वर्ष में जो है पूरा चावल की खेती किया जा रहा है। ऐसे खेती में सस्यन संघनता अर्थात क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमेशा 100% से अधिक होता है। अब देखिए यहाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, तो देखिए यहाँ क्रॉपिंग इंटेंसिटी का अर्थ क्या होता है कि एक
एक निश्चित क्षेत्र है, एक निश्चित क्षेत्र है, उसमें या मान सकते हैं 1 एकड़ जो जमीन है उसमें जो है कितने हमारे फसलों की संख्या है, तो एक निश्चित क्षेत्र में जो है फसलों की संख्या को कहा जाता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, वहां की संचयन संघनता कहा जाता है। ठीक, संचयन संघनता, संचयन अर्थात होता है क्रॉप। ठीक, तो क्रॉप की संघनता अर्थात इंटेंसिटी क्या कहलाएगा, किसी एक निश्चित क्षेत्र में वहां फसलों की संख्या क्या कहलाता है, क्रॉप इन इंटेंसिटी कहलाता है। तो यह जो है मोनोकल्चर के अंतर्गत 100% से अधिक होता है इसका क्या, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। ठीक, ये हो गया मोनोकल्चर। तो ये मोनोकल्चर क्या निकला, मुख्य रूप से आप समझिए ये क्या है, एक कृषि की पद्धति है। ठीक, कृषि की पद्धति है। ठीक, अब उसके बाद देखिए दूसरा है मोनोक्रॉपिंग। तो मोनोक्रॉपिंग तो ये क्या कहलाएगा, मोनोक्रॉपिंग को कहा जाता है एकल सस्यन, एकल सस्यन। ठीक, मोनोक्रॉपिंग। तो देखिए इसका अर्थ है एक वर्ष में, तो यहां देखिए ये एक वर्ष को आप पॉइंट कर लीजिए, एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना मोनोक्रॉपिंग कहलाता है। तो यह एक वर्ष के लिए जो है किसी एक निश्चित भूमि है, यहाँ एक वर्ष के लिए, सिर्फ एक वर्ष की बात कहा गया है। एक वर्ष में जो है क्या, एक ही फसल जो है यहाँ उत्पादन किया जा रहा है, एक ही फसल का अगर उत्पादन किया जा रहा है एक निश्चित भूमि में, तब यह मोनोक्रॉपिंग कहलाएगा। तो ये जो है उदाहरण है इसका, किसका, मोनोकल्चर का। तो मोनोकल्चर का एक उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, इसमें क्या कहता था, एक ही फसल को बार बार उत्पादन करना। तो यहाँ एक वर्ष में किसी एक निश्चित भूमि पर एक ही फसल को उपजाना क्या कहलाएगा, मोनोक्रॉपिंग कहलाएगा। इसका उदाहरण अगर आप देखें तो देखिए अगर एक वर्ष में केवल एक ही फसल जैसे कि धान उगाया जाता है, तब इस प्रकार की खेती को एकल मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है, एकल या मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक, इसे सस्यन संघनता, इसमें जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना होता है, 100% होता है। तो इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% होता है, और इसमें जो है मोनोकल्चर में क्या होगा, 100% से अधिक होगा। ठीक, तो समझ आ गया होगा यह क्या है, ये एक कृषि की पद्धति है, और यह जो है एक उदाहरण है, मान सकते हैं फसल उत्पादन करने की एक प्रक्रिया है। तो मोनोक्रॉपिंग जो है फसल उत्पादन की एक प्रक्रिया है, और ये जो है कृषि की पद्धति है। चलिए उसके बाद देखिए क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है उसे समझते हैं। चलिए अब क्रॉपिंग पैटर्न का अर्थ जो है दो प्रकार से दिया जा सकता है। क्रॉपिंग पैटर्न का अर्थ जो है निम्न प्रकार से लगाया जा सकता है। तो पहला क्या है, किसी निश्चित क्षेत्र में अधिकतर किसानों द्वारा अपनाया जाने वाला सस्यवर्धन। सस्यवर्धन का अर्थ होता है फसल चक्र, सस्यन क्रम अर्थात क्रॉपिंग पैटर्न। सस्यन क्रम का अर्थ होता है क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है। ठीक, तो एक निश्चित क्षेत्र में अधिकतर किसानों द्वारा, एक क्षेत्र है, मान लीजिए एक बड़ा क्षेत्र है, ठीक, इसके अंदर बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारे खेत हैं, ये अलग अलग किसानों का खेत है। ठीक, और इस क्षेत्र में सिर्फ एक ही चीज का खेती किया जा रहा है। ठीक, अधिकतर जो है एक ही चीज का खेती किया जा रहा है, या एक ही फसल चक्र का जो है उत्पादन किया जा रहा है। जैसे एक मौसम में, खरीफ मौसम में धान बो दिए, और दूसरे जो है रबी फसल के रूप, रबी मौसम में जो है उसके लिए क्या, चना बो दिए। ठीक, तो ये जो है पूरा सभी खेतों में यही प्रक्रिया चल रहा है, तो ये क्या कहलाता है, यही क्रॉपिंग पैटर्न कहलाएगा। ठीक, वही दूसरी तरह से और भी बताया गया है इसी क्रॉपिंग पैटर्न को, किसी निश्चित क्षेत्र में एवं निश्चित समय में विभिन्न फसलों को उस क्षेत्र का प्राप्त भाग सस्यन क्रम दर्शाता है। तो देखिए ये एक निश्चित क्षेत्र है, इसमें एक निश्चित समय में अलग अलग फसलों को उस क्षेत्र का प्राप्त भाग जो है सस्यन क्रम, अलग अलग क्षेत्र के लिए जो अलग अलग भाग रहते हैं वे क्या कहलाएंगे, सस्यन क्रम कहलाएंगे, अर्थात जो क्रॉपिंग पैटर्न कहलाता है। ठीक, फसल चक्र तो आपको समझ आ गया होगा फसल चक्र अब क्या है। ठीक, अब चलिए आप यहाँ हम जो है खाद्यान्न फसल को देखेंगे। खाद्यान्न फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसलों को रखा जाता है उनको देख सकते हैं यहाँ। तो देखिए खाद्यान्न फसल, तो सबसे पहले प्रमुख खाद्यान्न फसलों को देखिए। प्रमुख खाद्यान्न फसल के अंतर्गत किन्हें रखा गया है, तो प्रमुख खाद्यान्न फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, जौ, तो ये तीन जो है प्रमुख रूप से जो है किसके आते हैं, प्रमुख फसल के अंतर्गत आते हैं, मेजर क्योरेल्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो प्रमुख खाद्यान्न के अंतर्गत कौन से आएंगे, गेहूं, चना और जौ। देखिए याद रखेंगे धान के खेत में, तो ये नोट पॉइंट है, ये जो है इससे अलग है। तो धान के खेत में पक भंजन, तो पक भंजन जैसे कहा जाता है पंडिंग, तो यह पुंडिंग या पक भंजन ये पानी की रिसाव को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये एक प्रक्रिया है, पानी की रिसाव को कम करने की एक प्रक्रिया क्या कहलाता है, पक भंजन कहलाता है, पानी की रिसाव को कम करने की। यह मुख्य रूप से धान की खेती में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए मोटे खाद्यान्न। तो मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत किन्हें रखा गया है, मिलेट्स के अंतर्गत। इसके अंतर्गत मक्का, ज्वार, बाजरा ये सभी को रखा गया है मोटे खाद्यान्न के अंतर्गत। मक्का, ज्वार, बाजरा ये किसमें आते हैं, मोटे खाद्यान्न में आएंगे। उसके बाद देखिए लघु खाद्यान्न। तो लघु खाद्यान्न स्मॉल मिलेट्स के अंतर्गत, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, इसके अंतर्गत जो है मंडुआ या रागी को ही मंडुआ कहा जाता है। तो मंडुआ, कोदो, सांवा, काकुन, चेना, कुटकी, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, लघु खाद्यान्न। तो देखिए इसी का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, शुगर मधुमेह बीमारी के जो पेशेंट होते हैं, वे लघु खाद्यान्न का भोजन उन्हें आहार के रूप में ग्रहण करने की सलाह दिया जाता है। ठीक, जिसमें मंडुआ जो है सबसे प्रमुख होता है, मंडुआ का सेवन करना जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये जो है मुख्य रूप से माना जाता है इसे शुगर फ्री। जो सभी लघु खाद्यान्न है उसमें जो है शुगर की मात्रा बहुत कम होता है। ठीक,
तो मंडुआ जिसे रागी भी कहते हैं, कोदो, सांवा, काकुन, चेना, कुटकी, ये किस में आएंगे? लघु खाद्यान्न में आएंगे। ठीक, तो यहाँ से हो गया। अब देखिए यहाँ जो है नोट पॉइंट दिया गया है, जो महत्वपूर्ण तथ्यों को दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। ये जो है एग्जाम में जो है बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, देखिए जैसे पहला पॉइंट दिया गया है, हम जो अभी चर्चा किए हैं, मधुमेह रोगियों के लिए मंडुआ अर्थात इसे फिंगर मिलेट भी कहा जाता है, मंडुआ को एक उत्तम आहार होता है। तो जो मधुमेह रोग जिन्हें शुगर की बीमारी है उनके लिए जो है मंडुआ जो है सबसे उत्तम आहार होता है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में। अब देखिए कृषि का इतिहास अगर हम देखें तो सबसे पहले कृषि का जो है प्रारंभ सबसे पहले कहां देखा जाता है? आप इतिहास में पढ़े भी होंगे कि नवपाषाण काल में सबसे पहले जो है कृषि के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। और नवपाषाण में सबसे पहले कहां? तो पहले क्या लिया जाता है? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले जो है गेहूं का उत्पादन किया जाता था। तो गेहूं फसल की जो है सबसे पहले जो है साक्ष्य मेहरगढ़ से देखने को मिलता है। वैसे ही कोल्डी हवा, यहाँ से क्या देखने को मिलता है? चावल के जो है सबसे पहले साक्ष्य यहाँ कोल्डी हवा से देखने को मिलता है। तो ये नवपाषाण कालीन स्थल है। और देखिए यहाँ के बाद जो है बाद में अभी जो नए रिसर्च किया गया है उसके अनुसार एक और स्थान प्राप्त हुआ है, लहुरा देव। तो लहुरा देव यह भी उत्तर प्रदेश के कबीरदास जिले में स्थित है, कबीर जिले में, उसके अंतर्गत लहुरा देव। तो लहुरा देव स्थान को याद रखेंगे। अब जो है सबसे प्राचीन स्थल इसे माना जाता है जहाँ कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और इसे यहाँ क्या मिला था? चावल के। तो चावल के जो है यहाँ प्राप्त मिले हैं। ठीक, तो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लहुरा देव याद रखेंगे। ठीक, संत कबीर जिला में स्थित है उत्तर प्रदेश के। चलिए अब उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, खैरा रोग। तो खैरा रोग का संबंध किससे पूछा जाता है क्वेश्चन? तो खैरा रोग का संबंध जो है धान में जिंक की कमी से होने वाला एक रोग है। तो धान की संबंध है, खैरा रोग जो है धान में होता है और किसके कारण? जिंक की कमी से। तो धान में अगर जिंक की कमी होता है तो उसमें खैरा रोग दिखाई देता है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए गोल्डन धान। गोल्डन धान की किस्म में सर्वाधिक मात्रा विटामिन ए की होती है। तो गोल्डन धान एक धान की किस्म है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या? विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक देखने को मिलता है गोल्डन धान में। चावल के घुलने पर सामान्यतः विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। देखिए चावल को जब हम धोते हैं, चावल को पकाने के लिए जब धोया जाता है तो उसमें से जो विटामिन B1 होता है, जिसे वैज्ञानिक रूप नाम क्या कहा जाता है? इसे रासायनिक नाम इसका है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। तो यह क्या हो जाता है? विटामिन B1 नष्ट हो जाता है अगर चावल को घुला जाता है तब। इसके अलावा पालिश किए हुए चावल से ऊपरी परत पर भी थायमिन नष्ट हो जाता है। तो जो पॉलिश किया जाता है, चावल को पॉलिश किया जाएगा तो चावल पॉलिश हुआ चावल रहता है उसमें भी थायमिन नष्ट हो जाता है। फलतः इसके अधिकांश सेवन करने वाले क्षेत्र में लोग बेरी रोग से पीड़ित मिलते हैं। तो देखिए जो थायमिन किससे बेरी रोग किनको होता है? जिन क्षेत्रों में जो है ये थायमिन नष्ट हो गया रहता है, अर्थात जो पानी को घुला के चावल में जो है उसे घुला के बनाया जाता है या उसे पॉलिश करके खाया जाता है, उसमें जो है मुख्य रूप से क्या बेरी रोग जो है होने की संभावना ज्यादा होता है, जो कि विटामिन B1 की कमी से होता है। ठीक, उसके बाद चलिए अगला देखिए गेहूं में। अब गेहूं में जो है क्या क्या मात्रा उसमें उपस्थित होता है उसे दिया गया है यहाँ। ठीक, तो देखिए यहाँ जो है गेहूं में सामान्य रूप से जो है प्रोटीन की मात्रा कितना होता है? 8 से 15% प्रोटीन होता है गेहूं में। वही कार्बोहाइड्रेट जो है 65 से 70% कार्बोहाइड्रेट, 1.5% वसा होता है और 2% खनिज होता है। ठीक, तो इसमें प्रोटीन की मात्रा 0 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70%, 2% खनिज और 1.5% वसा होता है गेहूं में। देखिए गेहूं में जो प्रोटीन होता है उसमें सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा होता है? गेहूं में जो है ग्लूटीन नामक। तो ग्लूटीन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है गेहूं में। गेहूं में विटामिन B1, B2, B6 व E भी पाया जाता है। तो ये 4 विटामिन भी पाए जाते हैं, B1, B2, B6 और E विटामिन पाया जाता है गेहूं में। देखिए वसा में घुलनशील इन विटामिनों का पिसाई के समय जो है ह्रास हो जाता है। जब गेहूं में तो ये सभी विटामिन रहते हैं B1, B2, B6 और E, परंतु जब गेहूं को हम आटा में परिवर्तित करते हैं, पिसाई करवाते हैं, तो इसका जो है क्या हो जाता है? इसका क्या जो विटामिन है ये पिसाई के समय जो है ह्रास हो जाता है, अर्थात इसमें कमी हो जाता है। जो विटामिन की मात्रा है B वाले सीरीज की विटामिन है उन सब की कमी हो जाता है। ठीक, तो ये सभी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, आप इन सबको याद रखेंगे, एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ श्री पद्धति। अब ये जो है एक चावल घनीकरण की पद्धति है जिसे श्री पद्धति नाम दिया गया है। तो श्री सिस्टम या श्री पद्धति के नाम से जाना जाता है। इसका विकास किनके द्वारा किया गया? 1983 में फ्रेंच जेसुट द्वारा। तो फ्रेंच जेसुट द्वारा किया गया है, जो मेडागास्कर के कृषि वैज्ञानिक है। मेडागास्कर के कृषि वैज्ञानिक फ्रेंच जेसुट इनके द्वारा 1983 में श्री पद्धति दिया गया था। श्री पद्धति जो चावल घनीकरण की पद्धति है। ठीक, इस पद्धति के अनुसार क्या होता है? तो देखिए इसमें जो है चावल उत्पादन में पानी का जो इस्तेमाल किया जाता है उस पानी के इस्तेमाल को जो है आधे से कम करने की एक प्रक्रिया बताया गया है इस श्री पद्धति के माध्यम से। तो चलिए इसे देखिए, इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत धान को जलमग्न नहीं किया जाता है, धान को जलमग्न नहीं किया जाता है, अपितु वनस्पति अवस्था के दौरान, वनस्पति अवस्था अर्थात जो है जब छोटे छोटे धान जो है पौधे के समान रहते हैं
रोपा आप सब सुने ही होंगे, जब रोपा लगाते हैं तो उससे पहले जो है पौधे के रूप में जो है उसके पहले जो बीज सींचा जाता है वो पहले पौधा बनता है, उसके बाद जो है उसे खेत में खोजा जाता है, ठीक, रोपा लगा के उत्पादन किया जाता है उसका, ठीक। तो वही बताया गया है जब वनस्पति अवस्था अर्थात जो छोटा पौधे की अवस्था है उस अवस्था के दौरान मिट्टी को आर्द्र बनाए रखा जाता है, ठीक। इसे जलमग्न नहीं करके क्या करते हैं, सामान्य रूप से जो है खेतों में जो है जब पौधे लगाते हैं तो उसमें पूरा पानी भर दिया जाता है, उसे जलमग्न कर दिया जाता है। अपितु जलमग्न करने की आवश्यकता नहीं रहता है। इस पद्धति के अनुसार वनस्पति अवस्था में के दौरान ही मिट्टी में आर्द्र बनाए रखें, उसमें आर्द्रता नमी बनाए रखना चाहिए। इस तकनीक में सामान्य की तुलना में सिर्फ आधे जल की आवश्यकता होती है, ठीक। पानी की जलमग्न करने की बजाय जो है वनस्पति अवस्था में अगर आप जो है पौधे में सिर्फ क्या आर्द्र बनाए रखें अर्थात नमी बनाए रखें, तब जो है जो सामान्य अवस्था में पानी के प्रयोग किया जाता है उससे जो है आधा जल की आवश्यकता होता है इस प्रकार की कृषि करने में, ठीक। तो इसे ही श्री पद्धति कहा गया है। इसे 1983 में फ्रेंच जेसुट द्वारा विकसित किया गया था, जो मेडागास्कर के कृषि वैज्ञानिक हैं, ठीक। अब चलिए, अब जो है यहाँ हम पढ़ने वाले हैं फसलों के प्रकार को। तो फसलों के प्रकार, ये जो है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, फसलों के प्रकार, कौन कौन से फसलों को जो है किस फसल के प्रकार के अंतर रखा गया है इसे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला दिया गया है नकदी फसल। तो नकदी फसल, इसके अंतर्गत देखिए, जब फसलों की खेती व्यापार और प्रतिफल में उच्च मुनाफे के लिए किया जाता है तब उस फसल को है नकदी फसल कहते हैं। तो नकदी फसल इसे कहा जाता है, या इसे ही क्या कहा जाता है, वाणिज्यिक फसल कहा जाता है, ठीक। वाणिज्यिक फसल भी कहा जाता है इसे, नकदी फसल या वाणिज्यिक फसल। जब फसलों की खेती व्यापार या प्रतिफल के उच्च मुनाफे के लिए किया जाता है तब उस फसल को नकदी फसल कहेंगे। तो व्यापार के रूप से या फिर तुरंत उसका जो है मुनाफा प्राप्त हो इसके लिए किया जाने वाला, जैसे आप देख सकते हैं जेट्रोफा, ये जैव ईंधन के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है जेट्रोफा, तो ये भी किया है नकदी फसल है। कपास नकदी फसल है, चाय नकदी फसल है, जूट नकदी फसल है, और साथ ही आप गन्ना भी याद रखेंगे, गन्ना भी क्या है, नकदी फसल के अंतर्गत ही आता है, ठीक। तो ये सभी क्या आएंगे, नकदी फसल के अंतर्गत आएंगे। दूसरा प्रकार देखिए खरीफ फसल। तो खरीफ फसल ये क्या होते हैं, खरीफ फसल देश के विभिन्न भागों में मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है। तो मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है और इसे जो है सितंबर अक्टूबर, मानसून आगमन कहा जा रहा है, अर्थात क्या है इसका अर्थ है, अर्थात इसको जो है जून जुलाई में, तो जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है, और इसे जो है सितंबर अक्टूबर या फिर अक्टूबर नवंबर में, सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में जो है इसे काट लिया जाता है। तो देखिए, इसे कब काट लिया जाता है, अक्टूबर नवंबर में इसे काट लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं, जैसे धान का फसल हो गया, चावल फसल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, ये सब खरीफ फसल हैं, ठीक, जो जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। उसके बाद देखिए रबी फसल। रबी फसल देखिए, रबी फसलों को सर्दियों के मौसम में बोया जाता है। तो सर्दियों के मौसम में बोया जाता है और बसंत के मौसम में काट लिया जाता है। तो सर्दियों के मौसम कहा जा रहा है, अर्थात जो है ये कब बोया जाएगा, या जो है अक्टूबर नवंबर, जब कटाई हो जाता है, खरीफ फसल का कटाई हो जाता है अक्टूबर तक के, तब जो है नवंबर दिसंबर कह सकते हैं आप, नवंबर दिसंबर या दिसंबर जनवरी में किसे बोया जाता है, रबी फसल को बोया जाता है नवंबर के आसपास, ठीक। नवंबर दिसंबर में बोया जाएगा और इसे कब काट लिया जाता है, इसे बसंत ऋतु के आसपास, अर्थात इसे जो है मार्च के आसपास जो है काट लिया जाएगा, मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है, ठीक। मार्च अप्रैल में सर्दी, ये बसंत मौसम में काट लिया जाता है। देखिए, सर्दियों के मौसम में बारिश रबी फसल के लिए हानिकारक होता है। तो सर्दियों के मौसम में अगर बारिश होता है तो वह जो है रबी फसल को नुकसान पहुंचाता है। भारत में मुख्य रबी फसल तो कौन कौन से रबी फसल है, गेहूं, जौ, सरसों, मटर, तिल, धनिया, प्याज, साथ में चना भी याद रखेंगे, ठीक। तो गेहूं, जौ, सरसों, मटर, तिल, धनिया, प्याज, चना, ये सभी केस में आते हैं, रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए जायद फसल। तो जायद फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल है। तो जायद फसल ग्रीष्म मौसम की फसल है। ये शुष्क भूमि पर उगती है, जिन्हें मानसून का इंतजार नहीं करना पड़ता। तो ये दोनों के बीच में, ये मुख्य रूप से मार्च से जून तक के रबी और खरीफ फसल मौसम के बीच की अवधि के दौरान उगाया जाता है। इसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से फल और सब्जियों का खेती किया जाता है, जैसे तरबूज, खरबूजा, करेला, कद्दू, ककड़ी, मूंग, दाल। तो ये सभी किसमें अंतर्गत किया जाता है, जायद फसल में किया जाता है इसका प्रयोग, ठीक। ये देखिए मूंग दाल जो है भी प्रयोग किया जाता है, इसमें जायद फसल के रूप में जो है मूंग दाल को भी जाना जाता है, जायद फसल है एक। अब देखिए अगला है औद्योगिक फसल, इसे इंडस्ट्रियल क्रॉप कहते हैं, औद्योगिक फसल। तो देखिए औद्योगिक फसल ये क्या होते हैं, तो देखिए इसे गैर खाद्य फसल के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी खेती मुख्य फैक्ट्री या मशीनों में प्रयुक्त होने वाले औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उत्पाद के लिए किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं शैवाल है, बुलचोई है, जट्रोफा है, स्विच ग्रास, रबर, ये सभी किस में प्रयोग किया जाता है, उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो उद्योग फैक्ट्रियों में या किसी मशीन को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इन फसलों को क्या कहा जाएगा, औद्योगिक फसल कहा जाएगा, ठीक।
चलिए अब देखिए सजावटी फसल, तो कुछ जो है सजावटी फसल के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से सजावटी फसल है। तो सजावटी फसलों को सजावटी उद्देश्यों के लिए उद्यानों और भूदृश्य डिजाइन परियोजनाओं में उगाया जाता है। तो ये जो है सजावटी उद्देश्य के लिए उद्यान में, गार्डन में या फिर भूदृश्य डिजाइन की परियोजनाओं में उगाया जाता है। इनका घर में लगाए जाने वाले पौधे कार्तिक पुष्प और निर्दर्श प्रदर्शनी के रूप में प्रयोग किया जाता है। सजावटी पौधों की खेती को पुष्पकृत कहा जाता है। तो देखिए जो पुष्पों की खेती होती है वही मुख्य रूप से जो है सजावटी फसलों के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जो है मुख्य रूप से बागवानी फसल होते हैं, उद्यान के लिए, डिजाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ जो बागवानी की प्रमुख शाखा होती है, कौन सा, पुष्पीकृत कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर। इसे फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, जो सजावटी फसलों की खेती होता है, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्नामेंटल। तो ऑर्नामेंटल क्रॉप है, ये किसके अंतर्गत आता है, पुष्पीकृत या फ्लोरिकल्चर कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक, इसके अंतर्गत गुलाब, तुलिप, पिटूनिया, संध्या मालती, तो ये जो महत्वपूर्ण पुष्प है उन सब की जो खेती क्या कहलाएगा, सजावटी फसल कहलाएगा, या पुष्पीकृत कहलाएगा, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक, और इन्हें सजावटी फसल के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, तो यहां तक हमने पढ़ लिया फसल के प्रकारों को। ठीक, तो फसल के जितने प्रकार होते हैं उन सबको हमने देख लिया। इतने प्रकार की फसल जो है हमारे भारत में मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। ठीक, अब चलिए उसके बाद देखिए यहाँ हम कृषि साख पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट, देखिए साख अर्थव्यवस्था में साख का अर्थ क्या होता है, साख का अर्थ आप सभी अर्थव्यवस्था पढ़े हैं, उसका अर्थ होता है ऋण। तो साख का अर्थ है ऋण, जहां भी आपको साख दिख रहा है उसका अर्थ आप समझ सकते हैं ऋण से। तो देखिए कृषि साख जो है, इसके लिए जो है 3 प्रकार के जो है ऋण साख उपलब्ध करा जाते हैं कृषि के लिए। 3 प्रकार के ऋण होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, अल्पकालीन ऋण। तो अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत क्या होता है, 15 माह से कम समय के लिए खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो लिया गया वाला ऋण होता है वे अल्पकालीन ऋण कहला जाता है। 15 माह से कम जो खेती बाड़ी या घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिया जाने वाला ऋण है कृषि अल्पकालीन ऋण कहलाएगा। और दूसरा है मध्यकालीन ऋण, इसमें 15 माह से 5 वर्ष, तो 15 माह से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए पशु कृषि उपकरण खरीदने के लिए लिया जाता है। पशु खरीदने के लिए या कृषि उपकरण खरीदने के लिए लिया जाने वाला ऋण होता है कितना, 15 माह से 5 वर्ष अवधि के लिए। तो यह मध्यकालीन ऋण कहलाएगा। वही दीर्घकालीन ऋण देखिए, तो दीर्घकालीन ऋण जो है 5 वर्ष से अधिक, तो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए भूमि खरीदना हो या भूमि पर स्थायी सुधार करानी हो या पुरानी ऋणों का भुगतान करने व महंगे कृषि यंत्र खरीदने हो, तब जो है दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो ये सब कंडीशन होते हैं, और जो है कितने वर्षों के लिए दिया जाता है वही इसका परिभाषा के साथ दिया गया है। अब देखिए कृषि साख अर्थात कृषि ऋण जो है किनके माध्यम से दिया जाता है। तो कृषि साख के स्रोत क्या होते हैं उसे दिया गया है। तो देखिए 2 प्रकार के स्रोत है, एक संस्थागत स्रोत है और दूसरा जो है गैर संस्थागत स्रोत है। तो गैर संस्थागत स्रोत में क्या क्या है, देखिए जो साहूकार से, व्यापारियों से और भूस्वामियों से, इनसे जो लिए जाने वाला ऋण रहेगा वो क्या कहलाएगा, गैर संस्थागत स्रोत रहेगा। इसका कोई आधार नहीं होता है, तो ये किसी साहूकार से ले सकते हैं या किसी व्यापारी से, या जो भूमि के स्वामी है उनसे लिया जाता है। ठीक, और वही देखिए संस्थागत स्रोत में जो बैंकिंग व्यवस्था है, सरकार की बैंकिंग व्यवस्था है, उन सबसे। तो संस्थागत स्रोत के अंतर्गत जो सरकार से लिया जाने वाला ऋण है, सहकारी समितियों के माध्यम से जो लिया जाने वाला ऋण है, और वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से जो लिया जाने वाला ऋण है, वे सभी जो है संस्थागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये जो है कृषि साख से संबंधित हो गया। ठीक, अब देखिए अब जो हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये टेबल है। ठीक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। इसे हम जो है इससे अच्छे तरीके से एक नोट्स बना के भी आपके लिए लाए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आपके लिए एकदम से नोट्स। अब बस इसको आपको एक स्लाइड को पढ़ना है, उसके बाद आपको सभी जो है याद हो जाएंगे। ठीक, याद करने के ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ क्या दिया गया है, जो टेबल दिया गया है उसे सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिया गया है, फसलों का। देखिए ये नवंबर 2024 की स्थिति है, आप इसे ले सकते हैं। अभी 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे आ गया है, उसमें भी यही डाटा जो है दिया गया है। तो इससे आप जो है अपडेटेड डाटा मान सकते हैं। अभी एग्जाम तक की जो है यही डाटा जो है क्या रहेंगे, पूरे तरह से सही रहेंगे। ठीक, तो एग्जाम होने तक के अर्थात 2025 में एग्जाम होना है, तो 2025 तक की जो है ये डाटा जो है यही अपडेटेड डाटा रहेगा। इसके बाद यह डाटा अपडेट नहीं होने वाला है। देखिए यहाँ फसल दिए गए हैं और यहाँ जो है राज्य क्रम और कृषि में अग्रणी उत्पादक राज्य। तो अग्रणी पहला स्थान, दूसरा और तीसरा स्थान कौन से फसल में जो है कौन से राज्य हैं उसे दिया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं चावल। तो इससे पहले हम जो है 2023-24 का भी इकोनॉमिक सर्वे का हम पढ़े थे, कृषि से संबंधित 2023-24 का। इसमें चावल के लिए कौन सा था, तेलंगाना था। ठीक, तेलंगाना को पढ़े थे, जो अपडेट हुआ था तेलंगाना। तो इस वर्ष फिर जो है पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन के लिए पहले स्थान पर पहुंच चुका है। तो ये 2024-25 का डाटा है, मान के चलिए। इसमें जो है चावल जो है उत्पादन में पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा पंजाब का है। जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल ही है, असम जो है दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पर बिहार। तो प्रथम स्थान को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरा और तीसरा को भी याद कर पा रहे हैं तो और ये बहुत अच्छी बात हो जाएगा। ठीक, प्रथम स्थान को हम जो आगे स्लाइड बनाए हैं उससे जो है पूरा और याद करेंगे सिस्टमेटिक ढंग से।
अब देखिए चावल और जूट में तो कौन सा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। उसके बाद दलहन फसल में मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश दलहन फसल में, और तिलहन फसल में राजस्थान है, मोटे अनाज में कर्नाटक है, सरसों में जो है राजस्थान, मूंगफली में गुजरात है, गेहूं में उत्तर प्रदेश है, गन्ना में उत्तर प्रदेश, कॉफी में कर्नाटक, रेशम में कर्नाटक, चना में मध्य प्रदेश, मक्का में कर्नाटक, मसाला में केरल, रबर में केरल, नारियल में केरल। ठीक, तो केरल किसमें, रबर, नारियल और केरल में है। कपास में देखिए गुजरात है, संतरा में महाराष्ट्र, सोयाबीन में महाराष्ट्र है, चाय में असम है, तंबाकू में पश्चिम बंगाल और केसर में जम्मू कश्मीर है, जो ज्वार में महाराष्ट्र और बाजरा में जो है राजस्थान है। ठीक, तो इससे पहले हम जो है इसे पढ़ लेते हैं। ये जो है आपको सामान्य रूप से यहाँ आपको कंफ्यूजन हो जाता है। अब वो आपको याद रखना है, तो आपको याद रखने के लिए आप जो है कैसे बना के रखेंगे, ये आपको दिया गया है, इस प्रकार फॉर्मेट आप बना के रखेंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो है यहाँ राज्य का एक नाम लिखेंगे, एक टेबल में राज्य का नाम लिखेंगे, और दूसरे में कौन कौन सी फसल उस राज्य में जो है शीर्ष स्थान पे है। तो ये प्रथम को याद करने के लिए, ये शीर्ष राज्य को दर्शाने के लिए, फसल उत्पादन में शीर्ष राज्य है तो यहाँ राज्य लिखना है, और दूसरे टेबल में क्या लिखना है, आपको फसल के नाम लिखना है। तो देखिए इसी के अनुसार आप देख सकते हैं, ये भारत के मैप में आपको दर्शा दिया गया है। मैप के आधार पर याद रख सकते हैं हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के माध्यम से। देखिए उत्तर में कौन कौन से राज्य अग्रणी में स्थान में है, दक्षिण में कौन कौन से हैं, पूर्व में और पश्चिम में कौन कौन से है, इसे दिया गया है, और मध्य में कौन सा है, इसे भी दिया गया है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम उत्तर में देखें, तो उत्तर में सिर्फ एक ही राज्य का आपको नाम याद रखना है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य किसके उत्पादन में, केसर उत्पादन में जो है सबसे पहले स्थान पे है। तो शीर्ष राज्य है कौन सा, जम्मू कश्मीर है केसर के उत्पादन में। ठीक, तो ये पहला हो गया, उत्तर में सिर्फ एक राज्य का नाम याद रखना है। उसके बाद दक्षिण में देखिए, दक्षिण में दो राज्य का नाम याद रखना है, एक कर्नाटक और दूसरा केरल। तो देखिए कर्नाटक किसमें है, मक्का उत्पादन में, कॉफी उत्पादन में, रेशम उत्पादन में। पहले ये तीन को आप याद रखिए, तीन को पहले याद रखना है आपको, मक्का, कॉफी और रेशम। मक्का और कॉफी और रेशम तीन उत्पादन में कौन है, कर्नाटक। ठीक, और वही केरल कौन से में है, नारियल, मसाला और रबर। नारियल उत्पादन, मसाला और रबर, इन सब के संबंध में आप पढ़े भी होंगे। केरल में सबसे ज्यादा नारियल, मसाला और रबर, इसी मसाला को देख के जो है कौन आता है, वास्को डी गामा भारत आता है केरल में ही, तो ये मसाला इससे याद रहेगा। रबर जो है केरल के तर्ज पे ही हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में रबर का उत्पादन किया जा रहा है, तो उससे भी याद रहेगा। और नारियल तो मुख्य रूप से जो है केरल में उत्पादन किया ही जाता है। देखिए ये हो गए दो जो है दक्षिण भारत के। ठीक, तो उत्तर और दक्षिण के हो गया। उसके बाद देखिए अब हम पूर्व और पश्चिम का देखते हैं। तो पूर्वी राज्यों में है, दो राज्यों का नाम याद रखना है आपको। एक तो हो गया पूर्वोत्तर राज्य असम। तो असम में आप सबको पता ही है, सबसे ज्यादा जो है चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है, असम में। सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, असम में होता है। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आपको तीन चीजें इस बार याद रखना है। तो चावल का तो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। पिछले वर्ष बस क्या हो, तेलंगाना में सर्वाधिक चावल उत्पादन हुआ था, परंतु बाकी वर्षों की तुलना में जो है चावल का सबसे उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। और दूसरा जो है जूट, और तीसरा तंबाकू। देखिए तंबाकू इससे पहले कहां होता था, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता था तंबाकू का। इस बार अपडेट हो चुका है, पश्चिम बंगाल में जो है इस वर्ष जो है तंबाकू का उत्पादन सर्वाधिक किया गया है। तो चावल, जूट और तंबाकू, ये तीनों किसमें याद रखना है, पश्चिम बंगाल में याद रखना है। ठीक, तो ये हो गया पूर्वी राज्य। और उसके बाद देखिए पश्चिमी राज्य। तो पश्चिम में तीन राज्य याद रखना है आपको, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, तीनों लगे हुए हैं यहां से तक के, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो देखिए राजस्थान में सरसों का और बाजरा का, सरसों और बाजरों में अग्रणी स्थान है। और गुजरात जो है मूंगफली और कपास में अग्रणी स्थान है, पहले स्थान पे है। और महाराष्ट्र सोयाबीन और संतरा। देखिए सोयाबीन मुख्य रूप से पहले कहां, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हुआ करता था, अब कहां हो गया है, महाराष्ट्र में। तो सोयाबीन का याद रखेंगे महाराष्ट्र में। साथ ही फल, संतरा वगैरह का, साथ ही प्याज का उत्पादन हो गया। तो जो मुख्य फसल वगैरह जो फल चीजें हैं वे कहां, महाराष्ट्र में उत्पादित किए जाते हैं। संतरा हो गया, प्याज हो गया, केला हो गया, ये सब। ठीक, तो ये भी आपको याद हो गया पूर्व और पश्चिम का। उसके बाद देखिए मध्य में। तो मध्य में आपको दो याद रखना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना और गेहूं, सर्वाधिक गन्ना और गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चना का उत्पादन इस वर्ष हुआ है। ठीक, तो चना का अभी भी मध्य प्रदेश में जो है उत्पादन सर्वाधिक हुआ है। तो ये सभी आपको याद हो गए। अब इसके अलावा, तो इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, कुल खाद्यान्न में कुल दलहन, कुल तिलहन और कुल मोटे अनाज में कौन से राज्य अग्रणी स्थान पर है। तो देखिए कुल खाद्यान्न फसल में इसमें जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश जो है कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान पर। दूसरा कौन सा है, कुल दलहन। तो कुल दलहन फसल में मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक दाल का उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है, दलहन फसलों का। और कुल तिलहन फसल, कुल तिलहन फसल में कौन सा है, राजस्थान। तो कुल तिलहन फसल में है राजस्थान पहले स्थान पर। और वही मोटे अनाज में, कुल मोटे अनाज में जो है कर्नाटक जो है पहले स्थान पर है। ठीक, तो इनको भी चारों को आपको याद रखना है, ये चारों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आप सभी को याद हो गया आएगा। इतना को बस आपको एक दो बार और अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक, फसल उत्पादन में शीर्ष राज्य 2024-25 के अनुसार। ठीक, अब उसके बाद इसके ऊपर में और कुछ जो है नोट पॉइंट दिए गए हैं, उसे भी एक बार पढ़ लीजिए। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नोट पॉइंट, तो एग्जाम में पूछा गया वाला पॉइंट है ये सभी।
जैसे देखिए धान एक कौन सा फसल है, तो धान खरीफ मौसम का फसल है, हम अभी देखे हैं। देश में कृषि व संबंध क्षेत्र का वित्तीय वर्ष, तो देखिए कृषि क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष क्या होता है, तो 1 जुलाई से लेकर के 30 जून, तो 1 जुलाई से 30 जून को क्या कहा जाता है, ये जो है क्या कहलाता है, कृषि के लिए जो है वित्तीय वर्ष है। और सामान्य रूप से जो वित्तीय वर्ष देखा जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण अर्थव्यवस्था के आधार पर वित्तीय वर्ष देखा जाता है, उसमें किसे किसे देखा जाता है वित्तीय वर्ष के रूप में, एक फरवरी से लेकर के जो है 31 मार्च तक के। तो देखिए फरवरी से मार्च तक के जो लिया जाता है, किसे लिया जाता है, सामान्य रूप से वित्तीय वर्ष लिया जाता है, परंतु कृषि क्षेत्र के लिए 1 जुलाई से 30 जून को लिया जाता है वित्तीय वर्ष के रूप में। देखिए कपास एक वाणिज्यिक फसल है, चाय एक बागानी फसल है, ये सब पूछा गया है, प्रश्न है। बागवानी फसल हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या आता है, फल पुष्प सब्जी, ये सभी किसके अंतर आएंगे, बागवानी फसल के अंतर्गत आएंगे। रबी और खरीफ के फसल के बीच अल्प मौसम का नाम जायद कहलाता है, तो ये जायद कहलाएगा। रबी और फसल दोनों के मध्य होने वाला जो मौसम का फसल है वो जायद फसल कहलाता है। ठीक, तो ये सभी आपको याद रखने हैं। यहाँ अगर आप याद करना चाहते हैं तो द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान कौन से फसल के उत्पादन में कौन से राज्य हैं उसे भी दिया गया है। आप इस फॉर्मेट में जो है उसे भी तैयार करके आप जो है याद रख सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम जो है यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में फिर हम आगे पढ़ेंगे खेती के प्रकार को, तो कृषि के प्रकारों को पढ़ेंगे, कृषि की जो प्रणाली होती है उन सब प्रणालियों को पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इसके संबंधित ये सब कंप्लीट होने के बाद जो है हम कृषि के प्रकारों को कंप्लीट करने के बाद जो है हम क्रांति को पढ़ेंगे, जो कृषि संबंधित जो क्रांति हुए हैं, महत्वपूर्ण क्रांति, उन सबको पढ़ेंगे। ठीक, तो अगले वीडियो में हम आगे कृषि के प्रकार को देखेंगे। ठीक, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।